मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही है? एक बार इस बात की पुष्टि कर दें। मेरी आवाज़ आ रही है? आज का हमारा लाइव सेशन स्पेशली आप लोगों की बहुत बड़ी इच्छा थी कि सर थोड़ा सा अपने जीवन के बारे में बताएं, ये जो यात्रा है इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। इस यात्रा का वर्णन करने के लिए, इस यात्रा के कुछ ऐसे पहलू आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए जो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, एक उस विद्यार्थी के लिए जो बहुत अपने आप को कहीं ना कहीं ये महसूस करता है कि मैं आगे बढ़ पाऊंगा कि नहीं बढ़ पाऊंगा, क्या होगा कि क्या नहीं हो पाएगा। आप लोगों के कमेंट्स मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या आप लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों तक? आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही है? क्योंकि इसमें सब चल रहा है। सुन रहा है? दिख रहे हैं? इसमें नहीं आ रहे हैं शायद। एक सेकंड रुकना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, आप दिखाई दे रहे हैं मुझे? आवाज एकदम क्लियर आ रही है ना? ठीक है, यस यस यस, ठीक है। तो बड़ा एक मन में आप लोगों की जिज्ञासा होती है और हर विद्यार्थी की जिज्ञासा होनी भी चाहिए कि कोई इंसान एक लोकप्रिय बनने की जो प्रोसेस होती है वो क्या एक सीधा यूं ही होता है या कुछ उसके पीछे कुछ न कुछ बड़ा संघर्ष होता है। इसी कहानी को बड़ी ईमानदारी के साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। जो मैंने महसूस किया, जो मैंने जिया, जिन परिस्थितियों से मैं निकला, ये परिस्थितियां आप लोगों के सामने भी आती हैं। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति के जीवन में एक संघर्ष की कहानी जरूर होती है। वो कहानी एक सफल कहानी के रूप में तब्दील होने की जो प्रक्रिया है उसी पे निर्भर करता है कि हमारा व्यक्तित्व है और हमारा संघर्ष कैसा रहा है। तुम साथ न दो मेरा, तुम साथ न दो मेरा, चलना मुझे आता है। हर आग से वाकिफ हूं, जलना मुझे आता है। तदबीर के हाथों से, तदबीर के हाथों से तकदीर मुझे बनानी है। जिंदगी और कुछ नहीं, संघर्ष से सफलता की एक कहानी है। संघर्ष से एक सफलता की कहानी है। आप लोग ये समझते होंगे कि धीर सर तो बड़े खुशकिस्मत रहे हैं कि कितने बड़ी पोस्ट पे हैं, इतना बड़ा नाम हो गया। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा हर उस बच्चे से जिसे लगता है कि मेरी कहानी, मेरा संघर्ष सबसे दुख भरा है, सर मेरे साथ तो आज तक ऐसा होता रहा है। मैं कहूंगा कि हर जीवन में बहुत दर्द छुपा है। मुझे जब मेरा जन्म हुआ 14 अक्टूबर को, आज की डेट को, और विशेष बात है कि मम्मी आज कह रही थी कि तुम्हारे जन्म का ये संजोग है कि आज नवमी है। मतलब एक संजोग था वो जन्म डेट और आज का डेट। तो जब पैदा हुआ तो पैर में डिफेक्ट था। अब आप लोग कहोगे देखो किस्मत कितनी खराब है। बहुत सारे लोगों के साथ ये जोड़ दिया जाता है कि तेरी तो किस्मत खराब है कि तू डिफेक्ट पैदा हुआ है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि बच्चा लड़का तो पैदा हुआ, लड़का तो पैदा हुआ, लेकिन क्या फायदा, ये तो पैर से डिफेक्ट है, ये शायद कभी चल नहीं पाएगा, तो क्या फायदा हुआ। बहुत सारी बातें सुनने को मिली। लेकिन कहते हैं कि जिंदगी में जिसकी शुरुआत जन्म से ही संघर्ष से हो जाती है वहां कुछ ना कुछ तो स्पेशल होता है। जितना दर्द आपकी जिंदगी में होता है शुरुआत में, जितना दुख आपकी जिंदगी में होता है, याद रखना आगे चल के आप उतना ही बड़ा इतिहास रचते हैं। मम्मी ने जैसा बताया कि उस बातों से, उन तानों से मुझे बड़ा दुख हुआ कि बेटा पैदा हुआ है लेकिन पैर डिफेक्ट है, जिंदगी में कभी चल नहीं पाएगा। मैंने सोचा कि नहीं, ये तो मुझे सही करवाना है, और डॉक्टर के पास अलग अलग जगह ले जाया गया और लास्ट में
पैर की मेजर सर्जरी हुई। कहते हैं कि उस सर्जरी के समय और सर्जरी के बाद का समय बहुत पीड़ादायक था। इतना रोता था, इतना चिल्लाता था, क्योंकि उसमें थोड़ी सी भी पानी की बूंद जाती थी तो बेहद कष्ट होता था। और नाना जी कई बार कहते थे, क्यों किया इस बच्चे के साथ ऐसा? कहीं विकलांग होता तो नौकरी लग जाता कोटे में, लेकिन नहीं, वो संघर्ष लिखा था, वो संघर्ष मैंने जिया। और आज आपके सामने बहुत कम बच्चों को इस बात का पता है कि मेरे पैर में डिफेक्ट था। वो था ही नहीं, वो मेजर सर्जरी ऑपरेशन के माध्यम से वो सही हो गया। इस बात से मैं उन बच्चों को कहना चाहता हूं जिन्हें लगता है कि मेरे शरीर में कोई कमजोरी है या मैं विकलांग पैदा हो गया, हमेशा याद रखना, हर चीज को चैलेंज के रूप में लीजिए। कमी हर इंसान में होती है, लेकिन उस कमी को चुनौती के रूप में लेकर और फिर जिंदगी में आगे बढ़ना, ये आपको खुद को करना होगा। ये जमाना आपको रुलाएगा, ये जमाना आपको ताने मारेगा, लेकिन उस जमाने को यदि जवाब देना है तो आपको अपनी हिम्मत के साथ आगे बढ़ना होगा, चाहे तुम्हारे अंदर 1000 कमियां हैं। नॉर्मली एक बात मानी जाती है कि गरीब घर में पैदा होना, मुझे आज भी याद है कि घर था झोंपड़ी। वो झोंपड़ी मुझे याद है जहां एक गाय से खर्चा निकाला जाता था घर का, और आसपास सबके अच्छे मकान बने हुए थे, लेकिन बीच में हमारी एक झोंपड़ी थी। जिंदगी निकल रही थी। पापा एक प्राइवेट जॉब करते थे, छोटा सा 1500 रुपए उस समय की तनख्वाह थी। 2 भाई थे और जिंदगी में घर का खर्चा निकल रहा था। पढ़ाई से सरोकार नहीं था, कोई मतलब नहीं था पढ़ाई से कि पढ़ाई क्या होती है। बस इतना जानते थे कि जो मिल गया वो खा लिया, चाहे कुछ मिला कैसा भी मिला, खेत में चले गए, वहां का काम भी कर लिया, खेल लिए। पढ़ाई से मुझे इतना भी लगाव नहीं था। आप लोग कहते होंगे कि बचपन में जो बच्चा बहुत टैलेंटेड होता है क्या बनता है, सुनिए आप आगे। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था और इस स्कूल में मेरे आसपास के पड़ोसी बच्चे, परिवार के बच्चे भी जाते थे। मुझे आज भी याद है कि जब इस स्कूल का रिजल्ट आता था तो जो प्रगति पत्र, प्रोग्रेस पत्र आपको जो दिए जाते थे, मैं हमेशा शर्ट के अंदर दबा के लाता था और वो यूं बाहर निकाल के लाते थे। उस समय गांव का वातावरण बड़ा अलग होता था। वो लोग देखते थे कि रिजल्ट आया आज, दिखा तेरे कितने आए, तेरे कितने आए। और जब मुझे पूछा जाता था तो मैं ये कहता था कि मुझे दिया ही नहीं, क्योंकि उसमें पता नहीं क्या लिखा होता था। रिजल्ट इतना खराब होता था कि मैं शायद उस रिजल्ट को दिखाने की स्थिति में नहीं था, और वो बच्चे दिखाते थे और मुझे चिढ़ाते थे। और याद रखना, उनके घर में लड्डू बांटे जाते थे, लेकिन हमारे घर में जूते पड़ते थे, या ये ताना मारा जाता था कि ऐसे बच्चे किस काम के जो पढ़ाई में आपका नाम ही रोशन नहीं करेंगे। इन बच्चों से तो हमारे बच्चे अच्छे हैं, ये बातें की जाती थी, लेकिन साहब कोई फर्क नहीं पड़ता था। जिंदगी में चलना था, बढ़ना था, बढ़ते गए। इसी घटना में बहुत संक्षेप में बताते हुए मैं कुछ चीजें छुपाऊंगा यहां पे। 8वीं क्लास की बात है। मुझे मैथमेटिक्स से बहुत डर लगता था, और मैं गणित के टीचर, मैथ्स के जो टीचर थे, उनसे मुझे बेहद डर लगता था। और ऐसा कोई दिन नहीं था स्कूल में जिस दिन पिटाई ना हो। और विशेष बात थी कि हम जिस क्लास में थे उस क्लास में हमारी एक अलग लाइन बनाई गई थी जिसका नाम था मध्यम लाइन। मैं हमेशा ऑफलाइन क्लासेस में बात बताता हूं कि देखिए कितना साइकोलॉजिकल बिहेवियर था आपके साथ, कि हम 5 से 7 बच्चे थे, उनको पीछे पीछे बढ़ाया जाता। मध्यम लाइन मतलब बीच में, पीछे पीछे सबसे इंटेलिजेंट बच्चे, आगे लड़कियां, बीच में एक लाइन, और मध्यम लाइन हमारी लाइन का नाम था। उसमें वो बच्चे थे जिनका पढ़ाई से कोई सरोकार नहीं था, जिनको लेकर ताने कसे जाते थे, जिनको लेकर बच्चे पूरे दिन व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते थे, और जिनको लेकर टीचर का दृष्टिकोण बड़ा नेगेटिव होता था। ये वो मध्यम लाइन थी जिसके बच्चे हर समय डंडे खाने के लिए तैयार रहते थे। मैं उस मध्यम लाइन का एक अच्छा सिपाही था। कोई फर्क नहीं पड़ता था, कमेंट कसे जाते थे, पता नहीं क्या क्या किया जाता था। याद रखिए, एक दिन की बात है, क्लास में एक सर थे और उन्होंने बड़ी बात बोली। मैथ्स के टीचर थे, प्रश्न पूछ रहे थे, खड़ा किया, मैं जवाब नहीं दे पाया।
जवाब नहीं दे पाया तो उन्होंने कहा पता है तुम्हारी स्थिति कैसी है? मैंने कहा सर कैसी है? बोले दीवार देख रहे हो, दीवार कैसी कि वो बिल्डिंग जो थी वो जर्जर थी। बोले इस दीवार में ये दरारें जो आ रही वो कैसे आई? मैंने कहा मुझे तो नहीं पता। मारवाड़ी में बोला उसने, मन तो को नहीं पता। बोले इसलिए आई क्योंकि इस भवन की नींव बहुत कमजोर बनाई गई है और एक दिन गिर जाएगा। मैं तुम्हारे बारे में और तुम लोगों के बारे में कहता हूं, तुम्हारी नींव इतनी कमजोर है कि तुम अपनी जिंदगी में कुछ बन जाओगे, तुम जिंदगी में अपने कुछ बन जाओगे, पढ़ाना छोड़ दूंगा। बहुत बड़ी बात थी। क्लास में हंसी आई कि हां एकदम सही कहा है, इनको कुछ आता नहीं, बोलना आता नहीं, लिखना आता नहीं, और वास्तव में ना लिखना आता है, ना ढंग से बोल सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं। ऐसे बच्चों के बारे में भविष्यवाणी यही की जानी चाहिए। ये वास्तव में सच है कि कमजोर नींव पे कभी भवन खड़ा किया जा सकता है क्या? एक बार तो बड़ा दुख हुआ कि देखो कितनी बड़ी बात बोल दी है, फिर कोई फर्क नहीं पड़ा। वही जिंदगी, वही रूटीन, वही खेलना, बस इसी में जिंदगी निकल रही थी। हां बुरा लगता था जब रिजल्ट आता था कि पड़ोस के सब माता पिता बड़े खुश हो रहे हैं, बच्चे लड्डू बांट रहे हैं, और हमारे घर ऐसा कुछ नहीं होता था। यह संघर्ष आगे बढ़ता गया। 9th क्लास में गांव से दूर 5 किलोमीटर दूर एक स्कूल में एडमिशन लिया, क्योंकि इतनी स्थिति नहीं थी घर की कि किसी पब्लिक स्कूल में या शहर के वहां पढ़ ले। 5 किलोमीटर पैदल जाना होता था, 5 किलोमीटर पैदल आना होता था। वहां थोड़ा सा 9th भी ऐसे ही चली। 10th में आप लोग कई बार कहते हैं सर मेरे तो परसेंटेज बहुत कम है, मैं क्या करूंगा, क्या बनूंगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। साहब ये चीजें मायने नहीं रखती हैं कि आपकी परसेंटेज क्या है, आपका अतीत क्या रहा है, ये कोई चीजें मायने नहीं रखती हैं। मायने रखता है कि प्रेजेंट, वर्तमान आप क्या चाहते हैं। 10th क्लास बाय ग्रेस पास हुआ था मैं, मुझे आज भी याद है। मुझे बाय ग्रेस में पास हुआ था। कई लोग आप में से कह देते हैं बहुत अच्छे अच्छे परसेंटेज के बच्चे हैं जो बोलते हैं इस चीज को लेकर कि सर मेरे तो नंबर कम आ गए, मैं बनूंगा कि नहीं बनूंगा। सोचिए जिस बच्चे के 10th क्लास बाय ग्रेस पास होता है उसका क्या भविष्य होगा। बहुत सारे लोगों ने तो कहना शुरू कर दिया था कि कोई छोटा मोटा काम सिखा दो ताकि जीवन यापन कर लेगा। ठीक था, उसी स्कूल में 11th में आ गया। पहली बार 11वीं क्लास में अचानक से कहते हैं अंतर्भूत प्रेरणा, वो स्टेटमेंट याद आया मुझे। उन्होंने कहा था कि तुम्हारी नींव कमजोर है, तुम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं बन सकते। और पहली बार मैंने अपनी क्लास में 2nd टॉप किया। 12th क्लास में 2nd टॉप किया और बहुत गजब की परसेंटेज। जिस समय आपके सेशनल के मार्क्स सिर्फ 10 भेजे जाते थे और उनमें भी आपके 5 या 6 भेजे जाते थे, उस समय मेरे 70% थे, 2 लिटरेचर के साथ। वहां से सफर शुरू होता है कॉलेज का। कॉलेज का जीवन बहुत अच्छा जीवन होता है। हम लोग मानते हैं कि सर ये तो बड़ा बेटर लाइफ होती होगी, क्या होती होगी। देखिए बेटर लाइफ होती है उन बच्चों के लिए जिनकी बहुत अच्छी स्थिति रही है, वो जानते हैं कॉलेज लाइफ क्या होती है। और हमारे लिए कॉलेज लाइफ यही थी कि कैसे न कैसे करके 2.5 रुपए और प्लस 2.5 रुपए, 5 रुपए ये मिलते थे और इनसे अपने को जाके आना और वापस लौट के आना है। क्लास रेगुलर लेनी है। बड़ी इच्छा होती थी कि जब झुंझुनू के बस स्टैंड पे बैठते थे तो वहां एक समोसे की दुकान थी और वो 3 रुपए का समोसा देता था। लेकिन साहब मन को मार लेते थे कि नहीं, यदि 3 रुपए का समोसा खा लिया तो अगले दिन कॉलेज कैसे आएंगे, क्योंकि फिक्स थे वो रुपए कि जिंदगी में कुछ बनेंगे तो खूब सारे समोसे खाएंगे। वो वक्त कभी आना नहीं था, लेकिन उस वक्त के चक्कर में बस ये था कि अभी फिलहाल हमें वही जिंदगी जीनी है जिसका हकदार है। एक ड्रेस होती थी, ना जूते थे, ना सैंडल थे, चप्पलों में जाते थे। आप कहोगे कि साहब जिला मुख्यालय की कॉलेज है, इतनी बड़ी कॉलेज है, कभी इस बात का फील नहीं हुआ। कई बार मन में इच्छा होती थी कि साथ वाले आज मूवी देखने जा रहे हैं, बहुत बातें करते थे कि आज मूवी लगी है, पहला शो देख के आएंगे। मन तो करता था कि यार हम भी थिएटर में मूवी देखें, लेकिन मन मार लेते थे कि नहीं यार वक्त आएगा,
जिंदगी बदलेगी, कभी तो बदलेगी कि जिस दिन मूवी देखेंगे। आज हो सकता है कि पैसे हैं लेकिन मूवी देखने का मन नहीं है, टाइम नहीं है। उस समय मूवी देखने की इच्छा थी लेकिन उस समय पैसे नहीं थे साहब। उस समय था कैसे भी करके इस जिंदगी को बहुत आगे लेके जाना है, क्योंकि माइंड में था गरीब पैदा हो गए हैं वो हमारा भाग्य हो सकता है, लेकिन गरीब मर जाएंगे ये हमारा दुर्भाग्य होगा। ये लाइन एक फिल्म की सुनी हुई लाइन थी और वो हमेशा चुभती थी, यार कुछ तो ऐसा करना है। देखिए एक नॉर्मल बच्चा जो 10th क्लास में बाई ग्रेस पास होता है, वो बीए में आर्ट्स में उस समय फर्स्ट डिवीजन बहुत बड़ी बात होती थी। मेरे 70% थे बीए फाइनल ईयर में, बहुत बड़ी बात थी उस समय। और मेरे साथ वालों ने कहा कि नहीं हम तो जयपुर पढ़ेंगे, आईएएस बनेंगे, वो बनेंगे। किशोर अवस्था थी, तूफान में मैं भी आ गया। मैंने जिद की घर पे आके मैं तो जयपुर पढ़ूंगा, बीएड नहीं करनी, जयपुर पढ़ूंगा मैं। घर वालों ने मान लिया। अब साहब जयपुर तो जयपुर है, गए, एडमिशन हो गया यूनिवर्सिटी में, क्योंकि परसेंटेज बहुत शानदार थी। डिपार्टमेंट में एडमिशन हो गया राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, और हॉस्टल में भी एडमिशन हो गया। राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस में हॉस्टल था, भाभा हॉस्टल। संघर्ष शुरू होता है यहां से, जब पता चलता है कि बेटा एडमिशन हो गया, सब हो गया, लेकिन यहां महीने का खर्चा होता है। घर वालों से बात की, पापा ने कहा ठीक है मैं मैनेज करूंगा। साथ वाले कोई 2,500 रुपए लेके आ रहा है, कोई 3,000 रुपए लेके आ रहा है। मेरे सामने चैलेंज था कि कैसे अपने को इस संघर्ष को निकालना है। 800 से लेके 1,000 रुपए तक का मेरे पापा ने मुझे टारगेट दिया था कि इसी में खर्चा निकालना है। पता चला कि 650 रुपए तो मेस का खर्चा है। अब 650 रुपए मेस का खर्चा है, खाना है, इसके साथ आपको अपनी बुक्स लानी है, पेन लाना है, आपका कोई भी आपकी इच्छा है और कोई छोटी मोटी चीजें होगी, कैसे लाओगे? लेकिन ठीक था, कोई बात नहीं है, मैनेज करने के तरीके निकालने पड़ते हैं। जिंदगी में दुख बहुत है, संघर्ष बहुत है, लेकिन आप चाहो तो राहें बहुत निकलती हैं, याद रखना। उस जैसी जगह पढ़ रहा था, बहुत अच्छे परिवार के बच्चों के बीच में रह रहा था, वहां मेंटेन करना बहुत बड़ी बात थी। और पहली बार किसी साथ वाले ने कहा कि धीर सिंह जयपुर आया है, कम से कम थोड़ा बहुत तो मेंटेन कर। सैंडल ही लिया, जूते ही लिया। और मुझे याद है कि मैंने लगभग 120 या 35 रुपए के एक रेडी वाले से जूते लिए थे पहली बार, और था कि यार हां कम से कम वो जूते 3 साल चलाने थे, याद रखना। अब एडमिशन हो गया, शुरू हो गया। पता चलता है कि संडे को हॉस्टल में डाइट ऑफ होती है, सुबह स्पेशल खाना मिलता है और शाम को डाइट ऑफ होती है। अब आपको ये भी मैनेज करना है। देखो संकट कितने आते हैं कि यार शाम को खाना कहां खाएं। सबने कहा कि चलो होटलों में चलते हैं। मैं पहली बार होटल पे गया था मेरे दोस्तों के साथ। पता चला कि बाहर खाना खाने का मतलब है राजा पार्क जैसे एरिया में 100 से 150 रुपए। साहब उस दिन सोच लिया होटल में खाना नहीं खाऊंगा, कुछ तो मैनेज करूंगा। और तरकीब क्या निकाली कि संडे को जो डाइट होती थी वो फुल डाइट, मतलब उसके 40 रुपए होते थे, और शाम को भी डाइट ऑफ होती थी। अधिकतर बार मैंने क्या किया कि मैं सुबह जल्दी उठ के अपनी डाइट ऑफ करवाता था, और उस समय 5 या 6 रुपए के केले बहुत आते थे साहब। वो 5 या 6 रुपए के केले लाके मैं पूरे दिन अपना निकाल लेता था। और शाम को साथ वाले आवाज लगाते थे कि धीर सिंह आजा खाना खाने चलें। रूम था, वो सोचते थे कहीं चला गया होगा, आवाज लगा के चले जाते थे। मैंने खाना नहीं खाया साहब होटल का, सिर्फ उन केलों से मैं संडे निकालता था। दिमाग में था कि वो खर्चा बच गया, वो डाइट के पैसे बच गए, उनसे अपन पेन लेके आ जाएंगे, क्रोनोलॉजी किताब लेके आ जाएंगे। उन्हें टारगेट रहता था कि यार इस बार इतने 20 रुपए बचाने हैं, 30 रुपए बचाने हैं। बहुत दुख होता था, कई बार बहुत मन होता था कि शाम को दही लाते थे कुछ साथ वाले सरस का। इतना मन करता था कि यार मैं भी दही लूं, लेकिन सोचता था यार एक दिन वक्त बदलेगा, दही भी खाएंगे। बहुत इच्छा होती थी, सब घी लाते थे मेस में, लेकिन साहब घी के पैसे नहीं थे। बहुत बार घी ले जाते थे, लेकिन आधी बार घी खत्म ही रहता था। तो ऐसा लगता था कि यार ऐसे उनके साथ वालों के साथ जाऊंगा तो वो कहते थे कि अपने मेरे वाला घी लगा ले, तो सेल्फ रेस्पेक्ट थोड़ा डाउन होता था। तो खाना चुपचाप अकेला या तो बाद में जाके खाता था या सबसे पहले खा लेता था। वो रूखी सूखी रोटियां मोटिवेशन देती थी, वो प्रेरित करती थी, बेटा यदि घी को प्राप्त करना है तो अभी से त्याग में जीवन जीना है।
और मुझे याद है, मैं आपको बता देता हूं, आप में से कई बच्चे कहते हैं कि गुरुजी पढ़ाई नहीं होती है। मैं जब 12वीं क्लास में था, मैंने कभी पढ़ाई की नहीं, लेकिन जुनून जगा तो ऐसा, मैं 19 से 20 घंटे तक पढ़ा हूं, 19 से 20 घंटे तक। सोचिए 24 घंटे में से बंदा कब सो रहा होगा, कैसे पढ़ रहा होगा। और ये मेरी मम्मी ने अपने परिवार के एक बुजुर्ग सदस्य को कहा कि इसको समझाओ, ये पागलपन है, पागल हो जाएगा। गांव के उदाहरण गिनाए गए मुझे कि देखिए वो ज्यादा पढ़ा था, वो पागल हो गया। लेकिन साहब बड़ा मजा आता था कि जब घर वाले कहते थे कि ये तो पागलपन है। मजा इसी चीज का है, याद रखना, जब आपके बगल वाले लोग कहना शुरू कर दें कि इतना मत पढ़ो, ये पागलपन है। मैं हॉस्टल के रूम में भी चुपचाप अकेला पढ़ता था, मुझे लगता था कि जिंदगी में बहुत आगे जाना है। अधिकतर संडे को मैं क्या करता था, किसी रिलेटिव के घर चला जाता था खाना खाने के उद्देश्य से। और आप लोग कहते हैं ना क्वालिटी, एसएमएस के सामने आपने देखा होगा बहुत बार लगे होते हैं जो बनाते हैं रोटी और वहीं खिलाते हैं, वो सब मेरे खाए हुए हैं। चांदपोल बाजार में 6 रुपए का एक प्राउन था जिसपे मक्खियां बैठी रहती थी, वो मेरा खाया हुआ है। जिंदगी बहुत अलग है साहब, हम जैसा देखते हैं वैसा होता नहीं है, इसके पीछे बहुत त्याग छुपा होता है। एमए प्रीवियस की तो नंबर बहुत कम आ गए और माइंड में आ गया था कि मैंने अपने सपनों को तोड़ दिया, मां बाप के सपनों को तोड़ दिया। और आप लोग कहते हो ना कि सब निराशा आ जाती है, रिट के एग्जाम के बाद निराशा आ जाती है। मेरे साथ पहली बार फील हुआ कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्या उम्मीदों को सच कर पाया, नहीं कर पाया। मैं जयपुर जैसी जगह पे आके और मेरे परसेंटेज नहीं बन रही है, जबकि वहां बन किसी की नहीं रही थी। मैं बहुत प्रेशर में आ गया था और मेरे मन में विचार भी आ गया था कि मैं कुछ गलत ना कर लूं। लेकिन बस ऐसे ही मान लीजिए बच गया, कैसे भी बचा। अगली साल बहुत गजब मेहनत की और शानदार परसेंटेज आई। कई बार आप में से कुछ बच्चे कहते हैं कि मेरे को किसी ने ताना मारा सर। मेरे एक दोस्त ने मुझे ताना मारा कि धीर सिंह तेरी राइटिंग बेहद खराब है, और जिसकी राइटिंग खराब होती है वो जिंदगी में कुछ नहीं बन सकता, तेरी नेट तो कभी नहीं हो सकती। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, कोई इंसान तुम्हारी जिंदगी कैसे डिसाइड कर सकता है, कोई इंसान तुम्हारे बारे में भविष्यवाणी कैसे कर सकता है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं बन सकते। मुझे चीजें चुभती हैं और आज भी चुभती हैं। मैं कहता हूं आप में बहुत ताकत है यदि आपने वास्तविक ताकत को पहचाना। और मैंने नेट भी की, मैंने सेट भी की, क्योंकि चैलेंज था कि यार उसने कैसे कह दिया। क्या आपकी राइटिंग खराब है इसका मतलब आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते? आपकी मेमोरी कमजोर है इसका मतलब आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते? आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है मतलब आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते? ये कोई कैसे तय करेगा यार? कोई कैसे परिस्थितियां बनाएगा? वो कोई आपके सामने से हालात कैसे पैदा करेगा कि आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते? एमए का संघर्ष पूरा हुआ, बीएड का संघर्ष शुरू हुआ, एमएड का संघर्ष शुरू हुआ। एमएड के संघर्ष की मैं एक ही बातें बताऊंगा आपको कि मैं जब आप में से कई बार बच्चे कहते हैं ना कि सर क्या होता है, मेरे पास हॉस्टल में जब था मेरी चाय पीने की बहुत इच्छा होती थी, बहुत इच्छा होती थी, और चाय के 2 रुपए 2.5 रुपए लगते थे। मुझे आज भी याद है कि मैंने अपनी चाय की आदत को छोड़ दिया। जब बहुत ज्यादा सरदर्द होता था तो मैं मेस वाले के पास जाके इतनी सी चाय डलाता था और कहता था यार आधे रुपए ले लेना, लेकिन इतनी सी चाय डालता। सिर्फ सरदर्द होने पे चाय पीना, मतलब आप कहते हो ना सर आदत बन गई है। आदतें बदल जाती हैं साहब जब प्रेशर हो। और यूनिवर्सिटी के सफर की एक घटना और मैं बताऊंगा आप लोगों को। आप लोग कहते हो कि सर कंट्रोल कैसे करें? कंट्रोल किया जा सकता है, कंट्रोल किया भी जा सकता है। मुझे गजक खाने की बहुत इच्छा होती थी। मेरी एक बार मुझे गजक बहुत अच्छी लगती है, मैं बाहर निकल गया कि मुझे गजक लेनी है। 20 रुपए थे जेब में, और मैंने कहा कि मैं गजक खाऊंगा। मैं गजक वाले के पास गया और मुझे लगा कि मैं गजक खा लूं। उसके बाद मेरे दिमाग में विचार आया, धीर सिंह 20 रुपए की प्रतियोगिता दर्पण आएगी, वो कहां से लेगा? तो पीडी कैसे खरीदेगा? वो कैसे पढ़ेगा? मैंने कहा यार हाँ,
गजक तो मैं जिंदगी में दोबारा खा लूंगा। मतलब मन में आई हुई इच्छा से अपने पैरों को रोक लेना कि जिंदगी में एक वक्त ऐसा आएगा कि मैं गजक खाऊंगा। आज मैं ईमानदारी से बताऊं कि शायद गजक चारों तरफ पड़ी हो, मन नहीं करता है, लेकिन उस दिन इसलिए रोका था क्योंकि वो प्रतियोगिता दर्पण के 20 रुपए बचाने हैं और वो प्रतियोगिता दर्पण लाऊंगा, गजक नहीं खाऊंगा। जिंदगी में आप कुछ भी कर सकते हो साहब। आप लोग कहते हैं कि साहब ड्रेस कोड, क्या ड्रेस कोड, क्या ड्रेस कोड। मुझे आज भी याद है कि किसी की पहनी हुई स्वेटर मैंने पहनी है, किसी का पहना हुआ शर्ट मैंने पहना है। जयपुर तक लगभग मेरे कपड़े और स्वेटर किसी के पहने हुए, वो कोई अमीर इंसान हो सकता है, वो कोई सेठ हो सकता है, उनके कपड़े मैंने पहने हैं। आप लोग कहते हो कि सर ये नहीं करना चाहिए। अरे जिंदगी में हालात देखोगे ना तो खुद को ऐसा लगेगा कि अपने आप को साबित करना है तो बहुत सी जगह समझौता करना पड़ता है। बड़ा गंदा सफर था। एमएड के दौरान मैं आपको बताऊं कि मैं जब जयपुर रह रहा था तो रहने के लिए मकान नहीं था, क्योंकि मकान का किराया जयपुर में आपको पता है कितना होता है। अब पापा का एक ऑफिस है, ठीक है, एक कमरा होता था, एक कमरा, उस कमरे के अंदर ही लेटरिन बाथरूम है, उसी कमरे के अंदर रसोई है छोटी सी, खाना बनाना है, मतलब हमें बनाना है। अब होता क्या है कि जो सेठ है उसके नीचे नौकरी करते हैं पापा, तो वहां आप कैसे रहोगे? तो सुबह से शाम तक तो वो रहेगा, ऑफिस चलता है। अब मेरे पास टारगेट क्या होता था कि हम सिर्फ रात को रह सकते हैं वहां पे, रूम ले नहीं सकते, रात को हमारे पास रुकने का मौका था। मैं आपको बताऊं कि आपने जयपुर में एक महाराजा लाइब्रेरी का नाम सुना होगा, सुना है? ऑनलाइन सबसे बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी। मैं उस जगह से लगभग 6 किलोमीटर पड़ती थी। मैं 6 किलोमीटर सुबह यानी 8 बजे हम खाना वाना खा खू के बना बनू के निकल जाता था और मैं रात को आता था। रात को कब? जब वो सेठ चला जाए, उसे पता भी नहीं चलना चाहिए कि ये लोग रहते हैं रात को, ठीक है। वो उसकी मैं स्कूटी के नंबर याद रखता था कि यार उसकी स्कूटी गई कि नहीं गई। वो बहुत बड़ा मार्केट था और उसकी स्कूटी जाने के बाद हम घुसते थे। मतलब ऐसा लगता था कि यार ये क्या जिंदगी जी रहे हैं, काट रहे हैं जिंदगी। एक छोटे से कमरे के अंतर्गत आपको सब चीजें करनी है, आपको रात को भी पढ़ना है, वहां आपको खाना भी मैनेज करना है। लेकिन साहब बहुत बड़ा सपोर्ट था पापा का, बहुत बड़ा था कि कम से कम यार जयपुर जैसी जगह पे अपन रह रहे हैं, पढ़ तो रहे हैं। चलो स्वेटर नहीं है, लेकिन किसी की पहनी हुई स्वेटर पहन तो रहे हैं, ठीक है। अरे पराठे खाने को नहीं है, लेकिन नीचे रेडियो पे जो पराठे मिलते हैं तेल के, वो भी खा के खुशी होती थी। और अधिक बार तो बालाजी का मंदिर होता था, बालाजी के मंदिर में मंगलवार को इसलिए जाते थे कि वहां प्रसाद मिल जाएगा, कुछ खाने को मिल जाएगा। ठीक है, याद रखिए इस चीज को। लोग चैलेंज प्रस्तुत करेंगे, लोग अपनी बहुत सारी दर्द देने की आपको कोशिश करेंगे, लेकिन उन दर्द को जवाब देना सीखिए। तुम्हारे सपनों को जिसने कुचला है उसके सामने खड़े होना सीखो। जो ख्वाब देखा है उसे पूरा करना सीखो। अपने वजूद में आसमान लिखना सीखो। अपने कल को मत कोसो, जो आज है उसमें उड़ना सीखो। अपने हुनर से इस जमाने को जवाब देना सीखो। मैं एमएड करने के बाद मेरे पास ऑप्शन नहीं था, और ऑप्शन यह था कि एक कॉलेज ज्वाइन की, और कॉलेज ज्वाइन करने के बाद एक व्यक्ति ने मेरे पर कमेंट कसा था कि प्राइवेट कॉलेज में कोई भी पढ़ा सकता है। मैंने कहा ना कि यार कोई कैसे डिसाइड कर सकता कि तुम्हें नहीं कर सकता। मैंने वो भी चैलेंज लिया, 1 साल तक कहीं नहीं गया, चुपचाप मैंने पढ़ाई की उस कॉलेज में काम करते हुए, और मैंने अपनी जिंदगी का पहला 2009 थर्ड ग्रेड का एग्जाम दिया। मैं असफल हुआ, और तनाव आ जाता है जब आदमी असफल होता है। उसे लगता है कि क्या होगा, कैसे होगा। आप जैसे कहते हैं ना सर रिट में असफल हो गए, कैसे होगी, क्या होगा। अरे सफर, संघर्ष, निराशा, ये सब की जिंदगी में आती हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि निकलना कैसे है वो आपको तय करना पड़ेगा। मुझे एक वाकया आज भी याद आता है कि हॉस्टल में मैंने एक दिन किसी से कहा कि मुझे तुम्हारी बाइक चाहिए, कहीं जाके आना था।
उसने कहा था कि बाइक में तेल डलाने की तेरी औकात है क्या। एकदम सही कहा उसने। बड़ा दुख हुआ कि यहां भी औकात देखी जाती है, यहां भी आपका स्तर देखा जाता है। मैं आपको हमेशा एक बात बोलता हूं कि दुनिया जो आप देख रहे हो, आपकी वैल्यू तभी है जब आप कुछ करोगे। आज मेरी वैल्यू हो सकती है, आज मैं आपके लिए एक सेलिब्रिटी हो सकता हूं, मैं लोकप्रिय हो सकता हूं। आज पूरा फेसबुक, पूरा टेलीग्राम, पूरा व्हाट्सएप शायद भरा पड़ा है मेरे बर्थडे मैसेज से। आपने इतने सारे मैसेज किए, शायद मैं देख नहीं पाया, मैं जवाब नहीं दे पाया, पूरा फेसबुक भरा पड़ा है। और आपको लगा होगा यार कितना बड़ा नाम हो गया सर का। आपने ये नहीं देखा कि सर के इस नाम के पीछे वो तेल के पराठे हैं, वो केले के माध्यम से भूख निकालने की तड़प है, वो ये है कि मैं स्पेशल डाइट नहीं खाऊंगा, कोई बात नहीं, मेरे 40 रुपए बच जाएंगे, पढ़ते हुए दर्पण पढ़ूंगा। आपने ये नहीं देखा कि वो इंसान 12-12 किलोमीटर जयपुर में पैदल घूमता रहता था और मन में आता था कि यार काश मैं भी मूवी देखूं, काश मैं चीज खा लूं, पी लूं। हर चीज को दबाया, हर चीज को दबाया कि यार वक्त बदलेगा, एक दिन तो अपना वक्त आएगा जहां मैं कुछ बेटर करूंगा, ये सब चाव पूरे करूंगा। पता नहीं वक्त आया कि नहीं आया। इस संघर्ष में पीड़ाएं बढ़ती गई, बाधाएं बढ़ती गई, और पहली एग्जाम में सफल हो गया और प्रेशर बन गया। बहुत सारे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि योग्य होता तो 10th क्लास में बाई ग्रेस पास क्यों होता, बन जाता। आप लोगों का अस्तित्व यही है, मतलब आपकी छोटी छोटी कमी को लेकर लोग आप पे ताने मारेंगे, याद रखना, क्योंकि आप असफल हैं। आप में 1000 कमियां देखी जाएंगी। आज धीर सिंह सर अपनी जिंदगी की रियल स्टोरी बता रहे हैं, लेकिन आपको लगेगा कि धीर सिंह सर तो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत विद्वान है। कोई विद्वान नहीं हूं मैं, साधारण इंसान हूं मैं। फिर कहता हूं, साइकोलॉजी में जो 8 किताबें लिखी हैं, मेहनत से लिखी है, और मैं कहता हूं मेहनत से आज भी मैं कुछ भी कर सकता हूं। और मैं आपको भी कहता हूं कि मेहनत से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आप किसी भी विषय के ज्ञाता बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बस जुनून, विल पावर आपके अंदर होना चाहिए। जिस क्लास में मेरा अपमान हुआ, जिन लोगों ने मेरा अपमान किया, शायद आज वो कहीं नहीं है। मैं जिस क्लास में मध्यम लाइन में बैठा, याद रखना 2010 आरपीसी स्कूल लेक्चर में मैं ओबीसी में 11वीं रैंक से सिलेक्ट हुआ। मेरे गांव का गजेटेड बनने वाला उस क्लास का पहला बच्चा था मैं, पहला बच्चा था। उस बच्चा जिसको मध्यम लाइन कह के नकारा गया था, जिसके बारे में कहा गया था कि तुम अपनी जिंदगी में कुछ बन जाओ। कभी कमजोर नींव पे भवन खड़ा नहीं किया जा सकता। मैं चैलेंज करता हूं, जो लोग तुम्हें कहें कि कमजोर नींव पे भवन खड़ा नहीं किया जा सकता, उनको कहना कि दम होना चाहिए, फिर बिना नींव के भी भवन खड़ा किया जा सकता है। तेरे अंदर ताकत होनी चाहिए। कैसी नींव साहब, कौन सी नींव की बात कर रहे हो आप? नींव बनाई जा सकती है यदि आप में जोश है, आप में जज्बा है और आप में जुनून है। याद रखना, मैं पहला बना था। उन लोगों के मुंह पे तमाचा था जिन लोगों ने मेरी स्थिति को लेकर हंसा है। उस व्यक्ति के मुंह पे तमाचा था जिसने कहा कि तेरी औकात क्या है। उन व्यक्तियों के मुंह पे तमाचा था जो मेरे घर पे आके मुझे कहते थे कि हां, ये बच्चा तुम्हारा नाम अच्छा नहीं कर पाएगा, ये कुछ नहीं बन सकता। उन व्यक्तियों के मुंह पे तमाचा था जिन्होंने जन्म पे कहा था कि बच्चा हुआ तो क्या हुआ, लंगड़ा पैदा हुआ है। साहब, जिंदगी में याद रखो, कमियां बहुत हैं, लेकिन इन कमियों को अपनी कमजोरी मत बनाइए, इन कमियों को अपनी मजबूती बनाइए और उस जमाने को अपने हुनर से जवाब देना सीखिए। वो जमाना तुम्हारे पीछे चलेगा। आज धीर सिंह दावाई सर को आप सब जानते हैं, आप सब लोग मैसेज कर देते हैं कि सर हमें बहुत अच्छा मिल रहा है। ये मेरी जिंदगी का रियल मोटिवेशन था। नेगेटिव मोटिवेशन मुझे बहुत मिले और इसलिए मेरे माइंड में थीम थी कि मुझे कुछ करना है। स्कूल लेक्चर से लेके ये कॉलेज लेक्चर का सफर है। क्या आप क्या मानते हैं आप लोग? ये लगता है मैंने 100 रुपए में कोचिंगों में पढ़ाया, मैं 8-8 घंटे, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे लगातार मैं पढ़ाता था सिर्फ 100 रुपए में। भागना, मोटरसाइकिल, माइंड में था कि नहीं यार, गरीब पैदा हो गए लेकिन गरीब मरेंगे नहीं। ये जो 13 साल का संघर्ष है, आज हो सकता है मेरा नाम हो, लेकिन आप वास्तव में नहीं जान सकते कि इन 13 साल में मैंने अपनी हर व्यक्तिगत रुचि को दबाया है। बहुत इच्छा होती है कि साहब जिंदगी में अपने शौक पूरे करें, नहीं, मेरे माइंड में नहीं था कि जिंदगी में बहुत आगे जाना है।
और इन 13 साल में पीछे मुड़ के नहीं देखा, 14-14, 15-15 घंटे मेहनत की, था कि कुछ करूंगा, ये था कि कुछ करूंगा और करना है मुझे। मैं हर उस बच्चे को कहना चाहता हूं, हमारी सबकी जिंदगी में अपना एक संघर्ष है। ये झोपड़ी से शुरू हुआ सफर, हो सकता है कि आज मेरे पास अपना छोटा सा एक खूबसूरत सा मकान आज मेरा बन रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस झोपड़ी से निकल पाऊंगा। उस झोपड़ी से निकलने में मुझे 12-13 साल लग गए। मैंने सोचा नहीं था कि मेरा किसी शहर में मकान होगा। लेकिन याद रखना, इसके पीछे का संघर्ष की वो बहुत सारी कहानियां हैं। मैं मतलब प्रोग्राम के लिए मुझे किसी के कपड़े मांगने पड़ते थे, किसी की स्वेटर मांगनी पड़ती थी। अब सोचिए आप, कई बार ऐसा लगता था कि किसी की स्वेटर मांग के पहन के गया हूं, कोई वहां देख लेगा, वो कह देगा यार तो ये स्वेटर तो हमने उसके पास देखी थी। ऐसे मन में बहुत विचार आते थे। कई बार आप लोग कहते हैं ना कि सर क्या होना चाहिए, मैंने हर चीज को छोड़ा है, मैंने हर चीज को छोड़ा, याद रखना, यहां तक पहुंचने के लिए। आप लोग कहते हो कि सर दीपावली, होली, मुझे कभी याद नहीं आया कि मैंने कभी दीपावली, होली मनाई, क्योंकि माइंड में मेरे वो दुख था, दर्द था कि इस जमाने में यदि अपने आप को जवाब देना है तो ऐसी सक्सेस अर्जित करो कि लोग आपकी उन कमियों को भूल जाएं, आपकी उस बाई ग्रेस को भूल जाएं। ये था मेरे दिमाग में। मैंने कभी पतंग नहीं उड़ाए, कभी मैंने होली नहीं खेली, कभी मैंने दीपावली के बस नॉर्मली बन गया जो बन गया। बस माइंड में था कि दीपावली के दिन भी पढ़ता था, होली के दिन भी पढ़ाऊं। मतलब जिंदगी में हर चीज को मैंने किताबों को चुना है, हर जगह मैंने किताबों को चुना है, और किताब के बीच में जो चीजें आई हैं मैंने उनको छोड़ा है। अब क्या गलती रही है क्या नहीं रही है मुझे नहीं पता है, लेकिन ये त्याग में जीवन आज आपके सामने मुझे प्रेजेंट कर रहा है। और शायद मैं वो त्याग नहीं करता, उस दिन मैं भी मूवी देख लेता, उस दिन मैं भी वही चीजें करता, उस दिन मुझे लगता कि जयपुर इतना सुंदर शहर है, मैं भी खो जाऊं इसकी रंगीन में। नहीं, शायद आपके सामने आज नहीं होता, आज शायद मैं आपसे रूबरू नहीं होता। याद करें, कोशिश करें, इस जिंदगी को खूबसूरत बनाना है, और खूबसूरत तो है, लेकिन इसे खूबसूरत बनाने की जो प्रक्रिया है वो साधना से गुजरती है, और साधना का जीवन जीने के लिए त्यागना पड़ता है, और त्याग और समर्पण आपको एक अलग कैटेगरी में ले जाते हैं, और वो आप कर सकते हो। इसलिए मैंने आपको कहा था कि मैं तुम्हें कुछ भी बना सकता हूं, क्योंकि मैं बना हूं, उन परिस्थितियों से मैं निकला हूं, उस वातावरण को देखा है, उस नकारात्मकता को मैंने देखा है, उन झगड़ों को मैंने देखा है, उन तानों को मैंने देखा है। 3-4 साल तक जयपुर में जब तक रहा, मैंने दूध की एक बूंद क्या होती है, आप कहते हो ना कि दूध कितना जरूरी होता, मैंने 4 साल तक दूध की बूंद तक नहीं पी। साथ वाले दूध लाते थे, हीटर पे गर्म करके पीते थे, मन तो बहुत करता था कि यार अपन भी दूध पिए, लेकिन लगा था यार एक दिन आएगा जब दूध पिएंगे। पता नहीं वो दिन आज हो सकता है आ गया, आज टाइम नहीं हो। उस दिन बहुत इच्छा थी कि वो दूध और दही खाने की, उसकी सजा आज मैं भुगत रहा हूं। ठीक है, शरीर का शोषण किया है क्योंकि खाने को कुछ मिला ही नहीं कभी। तो याद रखना, अपने माता पिता के सपनों को यदि सच करना है तो कुछ तो ऐसा करना है जो सामान्य इंसान सोच नहीं सके। उस भीड़ से निकलना है तो कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा आपको, जहां बहुत डिफरेंट हो, जहां बहुत अलग करें आप। दर्द आएगा, दुख आएंगे, वो जीवन का हिस्सा है। मुझे आज भी बहुत अच्छा फील होता है कि जिन लोगों ने कहा था कि तुम ऐसे हो, आज वो मेरे से गाइडलाइन लेते हैं कि धीर सिंह बता यार क्या पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, हमें इसको करने के लिए हमें क्या होना चाहिए। तो सुकून महसूस होता है कि हां, कि जिंदगी में इंसान कुछ भी कर सकता है यदि उस तनिक असफलता से, तनिक व्यंग्य से वो हार ना माने। मैं यही कहूंगा आप में से हर उस विद्यार्थी को कि धीर सर की कहानी जो है ये आपके जीवन की भी यही कहानी है। बस फर्क इतना है कि यदि जिंदगी में बन जाओगे तो किसी को बताने लायक बचोगे, और बन नहीं पाए तो ये आपका संघर्ष की दास्तान दफन हो जाएगी। याद रखना, ना कोई उसे सुनना पसंद करेगा, ना तुम बताने लायक बचोगे। आज मैं बताने लायक हूं क्योंकि मैं सफल हूं। ठीक है, यदि मैं उस संघर्ष को बीच में भुला देता, मैं भटक जाता,
तो शायद मैं आज आप लोगों से रूबरू नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं धरातल से जुड़ा हुआ एक साधारण इंसान हूं और वही बना रहना चाहता हूं, क्योंकि वो जो त्याग में जीवन था ना, वो आनंददायक था। उसने बहुत कुछ सिखाया है, जीवन के प्रति नजरिए को बताया है कि दुनिया कितनी बेकार है। यहां आपकी तरफ आपका शोषण करने के लिए चारों तरफ से लोग रहेंगे। कोशिश कीजिएगा कि इस लाइफ में निकलना है, कुछ ऐसा बनना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। पंडित वाली बात भूल गए सर। अच्छा, पंडित वाली बात तो यही थी कि एक बच्चे ने बताया था, जैसा कहा था, पंडित वाली बात यही थी कि जब कॉलेज में थे तो एक बहुत बड़ा मेला लगा था और उस मेले में गया था। मन में तो थी कि यार गवर्नमेंट नौकरी तो लगनी है, और 250 रुपये फीस थी पंडित जी की। उनको दी और हाथ दिखाया। हाथ देखते हुए पंडित जी ने कहा कि बेटा, प्राइवेट सेक्टर में संघर्ष करोगे, गवर्नमेंट सेक्टर का जोग नहीं है। मतलब ये भी चैलेंज था। आप कहते हो ना कि सर एक चैलेंज आ जाता है तो हम बिखरना शुरू हो जाते हैं, टूट जाते हैं। मुझे लगा कि आपके लाइफ में जितने चैलेंज आएंगे आप उतने बड़े बनोगे। मतलब पहले टीचर ने कह दिया, फिर किसी दूसरे साथ वाले ने कह दिया, फिर किसी गांव के व्यक्ति ने कह दिया, और फिर एक पंडित भी ये बोल देता है कि प्राइवेट सेक्टर में संघर्ष करोगे। फिर भी आप में ये हिम्मत है, जुनून है कि यार उस पंडित की बात को भी गलत सिद्ध करना है। इसलिए मैं आपको कहता हूं, ये कभी मत सोचिए कि सर उसने ऐसा कह दिया, हमारे साथ तो लगातार ऐसा ही होता रहा है। इसलिए होता रहा है क्योंकि हम उसे वास्तविकता मान बैठते हैं, जबकि ये सिर्फ आपको डिमोलाइज करने का एक षड्यंत्र होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि जिस इंसान ने, इतना बड़ा पंडित ने कह दिया कि तेरे भाग्य में प्राइवेट सेक्टर में संघर्ष लिखा है, मैंने तो उसको बदल के रख दिया साहब। और ये आप भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए वो जीवन तो वो जीना पड़ेगा, वो त्याग में जिंदगी तो जीनी पड़ेगी। और तो क्या बताएं, जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को इतना प्रेम मिला है, शायद बहुत से लोगों ने तो कह दिया कि सर आप राजनेता बन गए क्या, इतना फेसबुक भरा पड़ा है। हर जगह आज आप लोगों ने पोस्टें डाली हैं, मैं तो देख भी नहीं पाया हूं। तो ये शायद मेरा संघर्ष था कि जिसने मुझे आपके सम्मान के लायक बनाया। यदि मैं भी किसी ऐसे ही परिवार से होता जिसने उस चीजों को नहीं देखा है, तो शायद मैं इतना सम्मानित नहीं होता। याद रखना, जिंदगी में संघर्ष से जो खिलता है, ये जिंदगी तुमने बहुत सिखाया है, अपनी ठोकरों से बहुत गिराया है, लेकिन उठाना भी तुमने ही सिखाया है। तो ये जिंदगी ना आपको बहुत सिखाती है, ठोकरें भी देगी, तूफान भी आएंगे, लेकिन उठाना भी तुम्हें जिंदगी सिखाएगी। ये जिंदगी का पॉजिटिव नजरिया है। नेगेटिव नजरिया यह है कि छोटी सी निराशा से निराश हो जाना। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी बर्थडे। एक बात और बताऊंगा मैं कि जब जयपुर था तो एक गोपालपुरा बाईपास स्कूल है। आप लोग कई बार कहते होंगे सर आदमी क्या नहीं कर सकता। मई जून के महीने में मैं उस स्कूल में दोपहर में छुट्टी होती थी। मैं अपने एक साथ वाले के साथ रूम पे मैं 2 महीने रहा था, एडजस्टमेंट किया था कैसे भी करके। मैंने किराए के लिए मना किया था, किराया मेरे पास नहीं है। तो दिन में मैं पढ़ने के लिए उस स्कूल के दोपहर में, मई जून का महीना, आप कहते हो सर गर्मी लगती है, मैं शीशम के पेड़ के नीचे और बैठ के पढ़ता था। ये एमएड के दौरान की बात है, 2 महीने, जब एग्जाम था, असाइनमेंट तैयार करने थे। तो आप लोग कहते हो ना मई जून में कितनी गर्मी पड़ती होगी। मुझे कभी पता नहीं चला कि गर्मी क्या होती है। हो सकता है अब मुझे ये पता हो कि यार गर्मी ये होती है, सर्दी ये होती है, अब इन चीजों का फील होता है, लेकिन उस समय नहीं था। उस समय जहन में जुनून था कि नहीं, लाइफ में आगे जाना है तो सर्दी गर्मी कुछ नहीं है, करना है अपने आगे। मतलब मैंने कहा ना कि स्वेटर तक के पैसे नहीं थे। आप सोचिए कि दूसरे की पहनी हुई स्वेटरें पहन के, और ये सब चीजें मेंटेन किया है जयपुर जैसी जगह पे। तो आप सोच सकते हैं, चाय के लिए जहां सोचना पड़ता था, ठीक है, जहां गजक खाने के लिए अपने पैर वापस लौटने पड़ते थे, और होटल का खाना तो बहुत मुश्किल काम, मतलब एक प्रकार से सपने जैसा था, ड्रीम जैसा था। मूवी देखना एक ड्रीम जैसा था। तो शायद यही वजह थी कि आज मैं यहां पहुंचा हूं, वरना शायद नहीं पहुंच पाता।
गुरुदेव मेरा संघर्ष जारी है, संघर्ष से ही खिलोगे याद रखना, संघर्ष से ही खिलोगे याद रखना। देखिए, संघर्ष परिवार आपका एक बड़ा सपोर्टिंग होता है, और मुझे आज भी लगता है कि शायद परिवार के बिना हम नहीं बढ़ पाते हैं। और परिवार में कौन, आपके सबसे बड़े हितैषी आपकी मम्मी होंगी, पापा होंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी भूमिका होती है शादी के बाद। शादी के समय बेरोजगार था, सबसे बड़ी बात है, लेकिन शायद मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा इंस्पायरेशन, सबसे बड़ी हिम्मत मुझे दी तो मेरी पत्नी ने दी मुझे। आप करें ना सर अवनी, ये अवनी तक पहुंचने का जो सफर है, शायद मैं बीच में हार जाता। मतलब कि जो फीस होती है ना एमएड की, बीएड की, वो फीस मेरे शादी में जो जौहरी करते हैं अपने, उनसे मैंने वो फीस चुकाई है। मतलब पैसे थे ही नहीं यार, कैसे भी एडजस्टमेंट करना है। और उसका जो सपोर्ट है, मतलब कंप्लीटली मुझे टाइम, मतलब कंप्लीट पढ़ाई में मैंने टाइम किसी को दिया ही नहीं, याद रखना। ये बहुत बड़ा योगदान होता है आपके परिवार, मतलब आपके सफलता के पीछे बहुत सारे लोगों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और ये हकीकत है जिंदगी में, याद रखना। और खुशनसीब हूं मुझे कि मेरा परिवार मुझे बहुत सपोर्ट किया, ठीक है। बाकी आप ये सोच लें कि आपको रिश्तेदार सपोर्ट करेगा, कोई नहीं करेगा। वो सब लोग आपके अंदर मुसीबतें बन के आते हैं, ठीक है ना, वो आपको ताने ही मारेंगे। तो वो सबके जीवन में है। आपने बहुत से बच्चों ने कहा कि हाँ सर हमें ये होता है, वो कहते हैं, ये होता है सर। शिक्षा सैरनी का दूध है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू वेरी मच आप सभी को। संघर्ष है, इस संघर्ष के पीछे की कुछ और भी कहानियां हैं, कुछ और भी दर्द है। वो चीजें शायद सब दर्द शेयर करना मुश्किल होता है। 2-3 घटनाएं ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा, मतलब उस समय था कि पीड़ादायक सफर था, और उस समय टूटने वाला था, बिखरने वाला था, बहुत ज्यादा था, लेकिन संभल गए मान लो। अब हर बात मैं आप लोगों के साथ नहीं बताऊंगा, बट ये मान लो कि जिंदगी में संघर्ष बहुत लंबा रहा है। ये झोंपड़ी से जन्म से लेकर, मतलब ये मान के चलिए 2010 तक का जो सफर है, 1985 से लेकर 2010 तक का जो सफर है, ये बहुत बहुत मुश्किल रहा है। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं जो बहुत पीड़ा दी है, बहुत कष्ट दिया है, बट ठीक है, जो हुआ है शायद उसी से बना हूं मैं। कई बार आप लोग कहते हैं ना सर हताश से हो जाते हैं, निराश से हो जाते हैं। मैं तो किसी के साथ, आप लोग तो मेरे साथ दर्द शेयर कर लेते हो। मैं तो सिर्फ जयपुर में एक जगह जाता था, बैठता था, गोविंद देव जी का मंदिर, वहां जाके और एकांत में बैठ के चुपचाप लौट के वापस आता था, संकल्प लेके यार करेंगे, कुछ करेंगे, ठीक है। और मैंने जन्मदिन कभी मनाया नहीं, आपको बताऊं, ईमानदारी से मनाऊं, मैंने कभी जन्मदिन नहीं मनाया, क्योंकि मेरे जन्मदिन मनाने के पीछे मेरे माइंड में एक था। मैंने आपको कहा था ना कि मैं जिस कॉलेज में था वहां बच्चों ने बना लिया था, और मैंने उन बच्चों को कहा था कि तुमने मेरा जन्मदिन कैसे मनाया, मैं क्या बन गया कि मैं जन्मदिन मनाने लायक बनूं। आज भी मैं बर्थडे बहुत सिंपली, मैं कोई बर्थडे नहीं मनाता हूं। आप लोग इतना विश कर देते हो, पूरा माहौल बन जाता है कि सर का बर्थडे। बाकी आज भी मैं वैसे ही रहना पसंद करता हूं। मैं आज जन्मदिन आज भी मैं नहीं मनाता हूं। आपको लगा होगा सर ने पता नहीं क्या क्या किया होगा, कुछ नहीं किया मैंने। जो दिनचर्या होती है वही किया है मैंने, कुछ भी नहीं किया है। आज भी मेरा बर्थडे 2 बार ही मना है। एक बार हमारे वहाँ जयपुर पढ़ा रहा था तो बच्चों को पता चल गया, तो डायरेक्टर वगैरह उन सब ने ज़बरदस्ती बना दिया। और आज हमारे आर्किटेक्चर मेरे मित्र हैं महेश जी ओला, वो ज़बरदस्ती आज उन्होंने आज सरप्राइज दे दिया। बाकी मैंने कभी ईमानदारी से बर्थडे नहीं बनाया, क्योंकि मेरे माइंड में एक हमेशा एक चीज़ थी, और मैं आपको भी कहूँगा, जिंदगी में कुछ चीज़ें त्यागने का जो संकल्प है वो आपको बढ़ाता है। और मैं हमेशा अपने बच्चों को कहता था कि जन्मदिन तभी मनाना जिस दिन आप किसी के लायक बन जाओ, कुछ ऐसा मुकाम हासिल कर लो कि लोग आपको कहें कि हाँ यार तुम जन्मदिन मनाने के हकदार हो। और मैं यही कहूँगा आपको कि कुछ चीज़ें त्यागने से आदमी बहुत आगे बढ़ता है, और आप कोशिश करें कि ऐसा कुछ करें। थैंक यू वेरी मच। आज के इस दिवस को बहुत स्पेशल आप लोगों ने बनाया है, बहुत स्पेशल बनाया है। इतना प्रेम, इतना सम्मान आप लोगों ने दिया है। मैं शायद सब बच्चों के मैसेज नहीं देख पाया,
सबके जवाब नहीं दे पाया, लेकिन इस मंच के माध्यम से मैं उन बच्चों को कहूँगा कि मेरी शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम लोगों के साथ है। जितना पॉसिबल होगा मैं उतना करूँगा, क्योंकि मैंने खुद वो संघर्ष देखा है। तो मैं चाहूँगा कि मैं जिस बच्चे की ज़िंदगी में आ रहा हूँ, जिन बच्चों को मार्गदर्शन दूंगा, मैं उनको बहुत आगे देखना चाहता हूँ। इसलिए मैंने आपको कहा था कि मैं चाहे कहीं भी ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दूंगा कि तुम्हें खुद को फील होगा कि मैं बहुत स्पेशल हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और जब धीर सिंह सर जैसे एक साधारण इंसान ऐसा कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ा चैलेंज अपने सामने लेके आई। तो कुछ बातें मैंने शेयर की हैं, बहुत सारे अनछुए पहलू हैं, उनके साथ कभी मैं दोबारा आपसे रूबरू होऊंगा। आज सिर्फ वही बातें मैंने बताई जो आपको बताना जरूरी था। थैंक यू वेरी मच। आज के मेरे इस दिन को बहुत स्पेशल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप लोगों का कि आप लोग मेरे साथ जुड़े और जीवन का एक ऐसा पहलू जिसको आपने जाना। तो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जीवन में खूब सारा आशीर्वाद, इतना प्रेम और इतना सम्मान देने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।